अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या इससे पहले हमारे काम नहीं हो रहे थे मैथमेटिक्स के, और कौन से मैथमेटिशियंस हैं जिनकी वजह से इसकी बुनियाद पड़ी। डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, जिनकी वजह से इसकी बुनियाद पड़ी। उनमें सर फहरिस्त हैं यूक्लिडियन, आर्चिमिडियस, डेने रिकॉर्ड। ये वो मैथमेटिशियंस हैं जिनकी वजह से इस सब्जेक्ट की बुनियाद पड़ी। अब ये सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? बेसिकली आपने इससे पहले ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ है, आप 2D के बारे में भी जानते हैं, आप 3D के बारे में भी जानते हैं। जब हम ऑलरेडी 1D, 2D, 3D के बारे में जानते भी हैं और इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, तो फिर यहाँ पे हम कौन से न्यू कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कोई भी एक जो लाइन है आप कहते हैं कि ये 1 डायमेंशन है, 1D, ओके। इसी तरह आप अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, एक x एक्सिस है और दूसरा y एक्सिस है, आप कहते हैं कि ये 2D है, ओके। सिमिलरली हमारे पास अगर 3 एक्सिस गिवन हो, x, y और z, हम कहते हैं कि ये हमारे पास 3D है। हम ऑलरेडी 1D यानी कि एक x एक्सिस या y एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस हम कहते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो भी है, हम उसको कहते हैं कि 1 डायमेंशनल है। 2D हम कहते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ प्लेन में आ गई तो हम कहते हैं वो 2D है। सिमिलरली हम 3D के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, आपने डियर स्टूडेंट 2D में कर्व्स को पढ़ा होगा, यानी कर्व इन 2D। आपने 2D में सर्कल को पढ़ा है, सर्कल, एलिप्स को पढ़ा होगा, पैराबोला को पढ़ा होगा और इसी तरह हाइपरबोला को पढ़ा होगा। जब हम ऑलरेडी 2D में इन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, कर्व्स को पढ़ चुके हैं, सर्कल को पढ़ चुके हैं, एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, सिमिलरली आपने 3D में पढ़ा होगा सॉलिड को, सॉलिड, और इसी तरह आपने हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, एलिप्साइड, ये तमाम चीज़ें आपने 3D में पढ़ी हैं। जब हम स्पेस में या प्लेन में ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमारा काम ऑलरेडी हो रहा था, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की क्यों ज़रूरत आई? डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का बेसिक काम या बेसिक मतलब ये है स्टडी ऑफ कर्व इन 3D। यानी कि अगर आप किसी कर्व की स्टडी करते हैं 3 डायमेंशन में, तो द स्टडी ऑफ कर्व इन 3 डायमेंशन या स्टडी ऑफ कर्व इन 3D इज कॉल्ड टू बी अ बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री। यानी बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री को हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कर्व है, उसको 3D में स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी को हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नाम देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये कर्व कैसे बनती है? बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास वेक्टर का होना लाजमी और ज़रूरी है, या हम यूँ कहते हैं कि कर्व क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ कर्व, तो आप मुझे डेफिनेशन सुना देंगे, लेकिन अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि कर्व का असल मतलब क्या है, यानी कि कर्व को हम समझ कैसे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखें, कर्व को बेसिकली कहा जाता है लोकस ऑफ पॉइंट्स, ओके, और या आप यूं कह लें लोकस ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डिपेंड ऑन सिंगल पैरामीटर, ओके। यानी कर्व बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है और वो सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, अब ये जो सिंगल पैरामीटर पर जो कर्व वेक्टर है डिपेंड कर रहा है, इसकी जो मूवमेंट आएगी, इस मूवमेंट को बेसिकली कर्व कहते हैं। क्या मतलब है? देखें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द हमने इतने डिस्टेंस पर, आप यूँ समझ लें कि एक जानवर को बांधा हुआ है। जब ये जानवर भागेगा तो ये एक इस तरह का सर्कल बनाएगा, सपोज दैट ये इस तरह का सर्कल बनाएगा। अब देखें, हम कहते हैं कि ये इसकी फिक्स कंडीशन है कि इसकी इतनी लेंथ के गिर्द गिर्द ये दायरा बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकता है, लेकिन इस फिक्स कंडीशन के थ्रू हमारे पास ये जो एक सर्कल बना है, इसको भी हम कर्व कह सकते हैं। यानी आप यूं कह लें कर्व हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, या पॉइंट्स की कलेक्शन है जो कि किसी फिक्स कंडीशन या फिक्स या सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर
मेरे पास एक्स वाई जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जी एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, सपोज दैट मेरे पास कोई पॉइंट पी है यहाँ पे एक्स वाई जी, अगर हम इसका ओरिजिन के साथ कोई फासला बना दें तो ये जो फासला आया है हम इसको ओ पी का नाम देंगे और हम इसको आर कह देते हैं। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ओ पी ये इक्वल आ गया आर के। इट इज़ कॉल्ड टू बी अ पोजीशन वेक्टर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की फॉर्म में। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे और जी के। अब ये जो आई जे के हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर हैं, आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस और के अलॉन्ग जी एक्सिस। अच्छा, अब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे एंड के इक्वल होता है 1 के। अब ये जो बेसिकली वेक्टर आया है, जब ये अब ये जितने भी फंक्शन हैं x ये है बेसिकली f1 ऑफ t, y1 ऑफ f2 ऑफ t और z f3 ऑफ t। तो ये जो हमारे पास पैरामीटर आया है t, ये बेसिकली तमाम के तमाम फंक्शंस या तमाम के तमाम ये जो बेसिकली वेक्टर है इस t पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। अब देखें, हमने कहा है लोकस ऑफ पॉइंट। अब इसको बेसिकली अगर हम t को चेंज करते हैं तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। लोकस ऑफ पॉइंट्स या आप यूँ कह लें पॉइंट्स का रास्ता, लोकस को हम कह सकते हैं रास्ता या रास्ता, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका जो लोकस बनेगा, इसका जो रास्ता बनेगा फिक्स पैरामीटर को चेंज करने के बाद या चेंज करने से, तो हम उसको बेसिकली कर्व कह देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक बात यहाँ पे लाजमी है, यानी कि कर्व के लिए जो कंडीशन है वो एक ये है कि आपका जो फंक्शन है नंबर 1 वो सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करना चाहिए, और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, यानी हम यूँ नहीं कह सकते कि हमारे पास x बेसिकली 1/t आ जाए। अगर हम x बेसिकली 1/t लिखेंगे तो हम कंडीशन लगा देंगे t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या आप यूँ कह देंगे कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरह की फिक्स कंडीशन हमें लगाना पड़ेगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कर्व है क्या, बेसिकली कर्व हमारे पास अगर पोजीशन वेक्टर हों उनकी जो सिंगल पैरामीटर पर डिपेंडिंग के बायस जो एक रास्ता बनेगा, जो एक पाथ बनेगा, उसको हम कर्व कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक और बात का भी इल्म हुआ कि वेक्टर, यानी अब हमारे पास ये जो वेक्टर होते हैं ये 1 डायमेंशन को भी डिफाइन करते हैं, 2 डायमेंशन में भी या 2 डायमेंशन में भी ये डिफाइन किए जाते हैं। सिमिलरली ये वेक्टर 3 डायमेंशन में भी डिफाइन किए जाते हैं, वेक्टर 4 डायमेंशन में भी डिफाइन किए जाते हैं। अगर आपका वेक्टर n डायमेंशनल हो, इट इज़ कॉल्ड टू बी अ टेंसर। यानी हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर हमारा वेक्टर एक लाइन के गिर्द मूव या एक लाइन के थ्रू जा रहा है तो हम उसको 1 डायमेंशनल कह सकते हैं। अगर हमारा वेक्टर प्लेन में है इसको हम 2D वेक्टर्स कह सकते हैं। अगर हमारा वेक्टर 3D में है तो हम उसको स्पेस में वेक्टर कह सकते हैं। और अगर हमारा वेक्टर n डायमेंशनल हो तो हम कहेंगे वो टेंसर या उसको हम कहेंगे टेंसर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सीखा कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेसिकली स्टडी है कर्व की, यानी कि स्टडी ऑफ 3D कर्व या स्टडी ऑफ कर्व इन आ स्पेस। और फिर हमने सीखा है कि कर्व क्या है। कर्व के बारे में हम जानते हैं कि कर्व बेसिकली या कर्व हमारे पास लोकस ऑफ अ पॉइंट या लोकस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर होज डिपेंड ऑन अ सिंगल पैरामीटर। फिर हमने ये बताया है कि ये बेसिकली इसकी मतलब जो फंक्शन बनते हैं या जो पैरामीट्रिक हमारे पास फंक्शन आते हैं, ये एक तो हमारे पास क्लियर है कि सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करने चाहिए, और दूसरी बात क्लियर क्या है कि हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने सीखा है कि अगर हमारा वेक्टर n डायमेंशन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, टेंसर। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री को सीखा होगा और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कोर्स, इसकी बुक्स और इसके बारे में, इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।